हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें प्रमुख हैं अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, अम्ल तथा क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग तथा अम्लराज। इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है, इनकी परिभाषा और उदाहरण भी आपको लिखवाए थे। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार की पहचान किस प्रकार होती है, अर्थात सूचक और उनके प्रकार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा पहला बिंदु है अम्ल की क्षारकता। देखिए, किसी भी अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु विस्थापन योग्य होते हैं, अर्थात किसी भी अम्ल के एक अणु से जितने हाइड्रोजन के परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, उन्हीं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, हमारे पास ये चार अम्ल हैं HCl, H2SO4, H3PO4 और CH3COOH। पहला है HCl। जब यह आयनित होता है तो इसमें से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है, जो कि हमें H आयन के रूप में मिलता है, H+। इसलिए इसकी क्षारकता 1 होती है। दूसरा है H2SO4। जब यह आयनित होता है तो हमको मिलता है 2H+, अर्थात इस अम्ल के अणु से केवल 2 हाइड्रोजन के परमाणु विस्थापित हो सकते हैं, अतः इसकी क्षारकता 2 है। तीसरा है H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल। इससे हमको मिलता है 3H+, यानी इस अम्ल के एक अणु से हाइड्रोजन के 3 परमाणु विस्थापित हो सकते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 3 होती है। अंतिम है CH3COOH। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हाइड्रोजन के कुल परमाणु 4 हैं, लेकिन जब यह आयनित होता है तो इसके एक अणु से केवल एक परमाणु हमको प्राप्त होता है, यानी CH3COOH जब आयनीकृत होता है तो हमको मिलता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ कहने के लिए इस अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन विस्थापन योग्य जो परमाणु है वो केवल एक है। इस प्रकार इस CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्षार की अम्लता। यदि आप अम्ल की क्षारकता समझ गए होंगे तो क्षार की अम्लता समझना बहुत आसान है। इसका ठीक विपरीत है, यानी किसी भी क्षारक के एक अणु में उपस्थित OH आयनों की संख्या जो विस्थापित हो सकते हैं, जो विस्थापनशील होते हैं, उसी संख्या को हम क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे NaOH, जब ये आयनिकृत होता है तो हमको मिलता है Na प्लस OH-, यानी इस अणु के आयनीकृत होने पर हमको OH एक संख्या में मिलता है, अतः NaOH की अम्लता 1 होती है। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस जब आयनीकृत होता है तो हमको मिलता है Ca++ तथा OH-। यहाँ OH- हमको 2 गुना मिलता है, अर्थात OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन 2 मिलते हैं। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित हो सकते हैं, अतः CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता 2 होती है। इसी प्रकार AlOH होल थ्राइस की अम्लता 3 होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुणों की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों में प्रथम है स्वाद में खट्टे होना। जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 है लिटमस पर प्रभाव। ये सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नंबर 3, सभी अम्ल जल में घुलनशील यानी विलेय होते हैं। और नंबर 4 है संक्षारण प्रकृति। संक्षारण संबंधी वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। संक्षारण मतलब होता है किसी वस्तु का गलना या नष्ट होना। तो ये जो अम्ल होते हैं ये लकड़ी, कागज या कपड़े जैसी वस्तुओं को संक्षारित कर देते हैं, अतः अम्लों में संक्षारण का गुण पाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण। आइए बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में सर्वप्रथम है धातुओं से क्रिया।
देखिए, धातुओं के संबंध में आपको हम आगे बढ़ाएंगे। एक रासायनिक श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में रखा जाता है। तो इसमें जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे सभी धातुएं हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित कर सकती हैं या कर देती हैं। तो जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु से जो H से ऊपर होती है श्रेणी में अभिक्रिया करता है तो वह धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हमें उस धातु का लवण प्राप्त होता है। यानी बहुत सरल भाषा में कहें तो धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस हमको देती है। जैसे धातु है कोई जिंक और हम क्रिया कराते हैं H2SO4 से, यानी जस्ते की अभिक्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको मिलता है ZnSO4 प्लस H2। इसी प्रकार यदि हम क्रिया कराते हैं HCl की Na से, यानी सोडियम धातु की क्रिया हम कराते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो हमको मिलता है NaCl प्लस H2। यदि हम लिखें समीकरण को संतुलित रूप में तो लिखा जाएगा 2Na प्लस 2HCl इक्वल्स टू 2NaCl प्लस H2। यहाँ NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और ये जिस नमक को हम खाते हैं वही नमक होता है। आगे है कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से अम्लों की क्रिया। जब हम किसी भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं अम्लों की तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। जैसे CaCO3 की अभिक्रिया जो हम कराते हैं HCl से तो हमको मिलता है CaCl2 CO2 और H2। रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल्स टू CaCl2 CO2 प्लस H2O। इसी प्रकार जब हम क्रिया कराते हैं NaHCO3 की H2SO4 से तो हमको मिलता है Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। यहाँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे हम बेकिंग पाउडर या खाना सोडा भी कहते हैं। आगे है सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड से अम्लों की क्रिया। देखिए, यहाँ सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर समझना बहुत जरूरी है। लोगों को अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। जो सल्फर होती है उसके यहाँ 3 रेडिकल हैं। एक है SO4 2 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं सल्फेट। दूसरा है SO3 2 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं सल्फाइट। और तीसरा है S 2 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं सल्फाइड। तो जब अम्ल की अभिक्रिया सल्फाइट या सल्फेट से होती है तो हमको SO2 गैस प्राप्त होती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम सल्फाइड है और हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं HCl से तो हमको मिलता है CaCl2 प्लस SO3 प्लस H2O। इसी प्रकार यदि हम अभिक्रिया कराते हैं सल्फाइड से तो हमको मिलती है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस, जिसे CuS यानी कॉपर सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl से तो हमको मिलता है CuCl2 प्लस H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, रॉटन एग की स्मेल इस गैस से आती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी गैस से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। आगे है धात्विक ऑक्साइडों से अम्लों की अभिक्रिया। देखिए, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनका व्यवहार बिल्कुल क्षारीय होता है, वो क्षारक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइडों के साथ जब हम अम्लों की क्रिया कराते हैं तो हमको परिणाम वही मिलता है जो अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया से मिलता है। अर्थात अम्लों की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइडों से होती है तो हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं HCl से तो हमको मिलता है MgCl2 तथा H2O। इसी प्रकार यदि हम क्रिया कराते हैं CaO तथा HCl की यानी कैल्शियम ऑक्साइड और HCl की तो हमको मिलता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड तथा H2O यानी जल। उसके आगे है क्षारों से अम्लों की अभिक्रिया। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको अम्ल
क्षार और लवण में लवण की परिभाषा बताई थी, तो वहां लवण को हमने अम्लों और क्षारों की उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही बनाया था। इस वीडियो को आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जब भी अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है, यद्यपि इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन यह उदासीनीकरण अभिक्रिया तभी होती है जब हमारे अम्ल और क्षार दोनों समान प्रकार के होते हैं। अर्थात यदि अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हैं या दोनों ही दुर्बल हैं, तब यह अभिक्रिया पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और तब इसमें हमें सामान्य लवण और जल ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमारी अभिक्रिया में अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल, तब जो लवण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय लवण। इसके विपरीत यदि हमारा अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल, तब जो हमको लवण प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम क्षारकीय लवण। लवणों से संबंधित आने वाली वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, उसमें हम लवणों के प्रकार पर अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ इतना बताना काफी है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के पश्चात हमको लवण और जल प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल मैं अम्लों के गुणों में दे चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अम्लों के उपयोग। जो अम्लों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं उनमें नंबर 1 है बैटरी यानी सेलों में अम्लों का उपयोग। हम जो अपने घरों में सामान्यतः बिजली सप्लाई के लिए बैटरी उपयोग करते हैं, उसमें अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में भी अम्लों का उपयोग होता है। और नंबर 3 है कृत्रिम रेसे बनाने में अम्लों का उपयोग होता है। नंबर 4 है रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने में भी अम्लों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है औषधि निर्माण में अम्लों का प्रयोग होता है। नंबर 6 है विस्फोटक बनाने में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 7 है कुछ चादरों की सफाई करने में अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जब हम चादरों पर कोई पेंट या कोई कलई करते हैं तो उससे पूर्व उन्हें साफ किया जाता है और इस सफाई करने के लिए हम अम्लों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बात आती है अम्लराज की। कई बार पूछा गया है कि अम्लराज क्या होता है। तो देखिए, जब हम सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण बनाते हैं और इस मिश्रण में इन दोनों अम्लों का अनुपात 3:1 होता है, तो हम इसी मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अर्थात HCl और HNO3 के 3:1 में बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि इन दोनों का अनुपात 3:1 होता है। अर्थात HCl की मात्रा HNO3 की मात्रा की 3 गुना होती है। कभी कभी इसको उल्टा लिखा जाता है, यानी HNO3 पहले लिखा जाता है और HCl बाद में, तब यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यदि HCl और HNO3 का अनुपात पूछा गया है तो कहा जाएगा 1:3। तो ध्यान रखेंगे, यदि HCl और HNO3 का अनुपात पूछा जाता है तो हम कहेंगे 3:1। इसके विपरीत यदि पूछा जाता है HNO3 तथा HCl का अनुपात, तब लिखा जाएगा 1:3। ये अम्लराज जो होता है इसमें बिल्कुल भी क्रिया न करने वाली प्लैटिनम और सोने जैसी धातुएं भी घुल जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्षारों के भौतिक गुण। देखिए, क्षारों के जो भौतिक गुण हैं उनमें नंबर 1 है स्वाद में कसेले यानी कड़वा होना। नंबर 2 है संक्षारण प्रवृत्ति। क्षारकों में भी अम्लों के समान ही संक्षारण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि जो सांद्र अम्ल होते हैं उनकी अपेक्षा क्षारों की संक्षारण प्रवृत्ति कुछ कम होती है। नंबर 3 है लाल लिटमस को नीला कर देना, यानी जितने भी क्षार होते हैं वो सभी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस संबंध में मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए उसके आगे है ये क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण गुण क्षारों के। चलिए आगे बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों की बात करें तो नंबर 1 है क्षारों का अपघटन, यानी कुछ क्षारों को यदि गर्म किया जाता है
तो वे अपघटित हो जाते हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको मिलता है MgO प्लस H2O, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है। कुछ लवण क्रिया करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड देते हैं अवक्षेप के रूप में, जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है CuOH का होल ट्वाइस तथा Na2SO4। देखिए, इसके आगे कुछ क्षारों में और भी गुण होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसे गुण नहीं है जो सभी क्षारकों में एक समान हो। चलिए आगे बात करते हैं क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग में नंबर 1 है प्रति अम्ल के रूप में, यानी एंटासिड के रूप में। देखिए, हम कभी कभी खाना खाते हैं अनियमित रूप से, यदि समय पर नहीं खाते या हमारा खाना बहुत अधिक तेल युक्त होता है या किसी अन्य कारण से खाना खाने के पश्चात हमारे पेट में अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनता है। अम्ल तो बनता है, सामान्य रूप में HCl बनता है जो खाना पचाने के लिए बनता है, लेकिन कभी कभी अनियमित खाने से यह अम्ल अधिक मात्रा में बनता है, जिससे हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं या पेट में जलन होती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अम्ल बनना, और इस अम्ल को समाप्त करने के लिए हम प्रति अम्ल या एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्षार के रूप में सबसे अच्छा जो प्रति अम्ल है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का होल थ्राइस। इसके अलावा हम जो अपने दांत साफ करने के लिए पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, वह भी क्षारकीय होती है। उसमें भी क्षार की मात्रा होती है, क्योंकि पहले से ही हमारा जो मुंह है उसकी लार अम्लीय होती है, अर्थात हमारे मुंह की लार में कुछ अम्ल की मात्रा होती है। और जब इस लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में क्षरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए टूथपेस्ट में क्षार की मात्रा होती है, जिससे कि क्षार इस मुंह की लार के साथ मिलकर के उसके अम्लीय प्रभाव को समाप्त कर देता है। नंबर 3 उपयोग है साबुन तथा धावन सोडा बनाने में, यानी जो हम घरों में कपड़ा साफ करने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए धावन सोडा या साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्षारों का ही प्रयोग होता है। नंबर 4 है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रतिचूर्ण भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। सूत्र है CaOCl2। इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 5 है चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में भी क्षारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये थे अम्ल और क्षारों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।